तो आज हमारी यूनिट 3 स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। तो बैक्टीरिया अपना पोषण किस तरीके से लेता है, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका ये आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों फॉर्म में ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो जीवाणुओं में पोषण की अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से होता है उसके बारे में समझना है। तो इसमें लिखें अधिकांश बैक्टीरिया यानी कि अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म में होता है। तो ये अधिकांश बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, विषम पोषी या विषम पोषण पोषी हम इसको बोल सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी या स्वपोषण को हम ये कह सकते हैं अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, ठीक है, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। नलन से लिख लें, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिफरेंट विधियों द्वारा, डिफरेंट मेथड द्वारा अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, डिफरेंट मेथड द्वारा अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है या ऑब्टेन करता है। अतः हम ये कह सकते हैं, और ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो अलग तरीके से होता है, ठीक है। अतः पोषण विधियों के आधार पर अगर हम न्यूट्रिशन के मेथड की बात करें तो उसके आधार पर, अतः पोषण विधियों के आधार पर बैक्टीरिया को निम्नलिखित 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया जा सकता है, बोल सकते हैं निम्नलिखित 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 स्वपोषी जीवाणु, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया तथा नंबर 2 परपोषी जीवाणु या विषम पोषी जीवाणु, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी यहां पर हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी स्वपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु कहने का अर्थ क्या हुआ? स्वपोषी, स्व माने स्वयं, पोषी मतलब पोषण, ऑटो मीन्स क्या होता है अपने द्वारा, अपने आप, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक कहने का मतलब यहां पर हम लेंगे किससे? न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो अपना न्यूट्रिशन ये क्या कर रहे हैं? खुद बनाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो अपने न्यूट्रिशन को स्वयं बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने मेथड द्वारा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये फूड को नहीं लेते हैं, और इस तरीके का न्यूट्रिशन प्लांट्स के जैसा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन बैक्टीरिया के अंदर क्या क्लोरोफिल पाया जाएगा? तो हाँ भैया, क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल के द्वारा, दैट मीन्स केमिकली फॉर्म में अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, केमिकल के थ्रू क्या करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को भी फर्दर हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल लेवल से, दैट मीन्स केमिकली अपने भोजन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं
कीमोसिंथेटिक नेचर इन बैक्टीरिया, दैट मीन्स कीमोसिंथेसिस करके क्या कर रहे हैं, अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। और यहाँ पर हेट्रो मतलब तो हो गया डिफरेंट, विषम ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लिविंग या डेड दोनों, समझिए लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या डेड ऑर्गेनिज्म हो, इन दोनों से क्या कर सकता है, अपने फूड को, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ये भी बात है, चाहे लिविंग हो चाहे डेड हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, इन दोनों से ये क्या कर सकता है, अपने फूड को ऑब्टेन कर सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं विषम पोषी, या हम कह सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक या परपोषी न्यूट्रिशन। और ये भी कई टाइप के हो सकते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वो पड़ेगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ गई, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत लिखें बेटा, वह सभी बैक्टीरिया जो अपने न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या इसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, आवश्यक ऑर्गेनिक सब्सटेंस पदार्थ का स्वयं फॉर्मेशन करते हैं, सेल्फ फॉर्मेशन, स्वयं फॉर्मेशन करते हैं या ऑटो फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। लाइन से लिखें, केवल 5% बैक्टीरिया, केवल 5% बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। बाप रे, हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है 5% ये हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, और बाकी के 95% बैक्टीरिया हमारे दुश्मन हैं, यानी कि वो हमसे ही भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहते हैं चलो ठीक है, हमारे 95% भाई लोग गंदे हैं, तो क्या हम भी थोड़ी ना गंदे हो सकते हैं, लेकिन ये अपना रूप धारण कर सकता है, ये भी नहीं। अगर मान लो इसको ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो करा रहा है, मान लो कि ये नहीं, तो जीने के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। आपको, जैसे आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, अगर हम लोगों को एक नाव में बिठा करके समुद्र में ले जा करके बीच में छोड़ दिया जाए और हम लोग भटक जाएं, ठीक है, तो अब आपके पास में खाने के लिए जब तक रहेगा सामान तब तक आप खाएंगे पिएंगे ऐश कर लेंगे वहां पर, लेकिन जब सामान खत्म हो जाएगा पूरा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप धूप थोड़ी ना खाओगे, है ना। फिर जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। या तो आप पूरी तरीके से शाकाहारी हैं, जो आप कहते हैं कि नहीं हम मीट मछली खाएंगे नहीं, या तो फिर आप ऐसा करें कि समुद्र है, समुद्र में तो बहुत सारा खाना है, लेकिन उस खाने के लिए हमारा बॉडी रिक्वायर्ड करता है कि नहीं। अच्छा, आप पानी भी नहीं पी सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो खारा पानी आप पिएंगे तो डेफिनेटली आपका पेट खराब हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी, तो आप वो पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो खाने और पीने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, तो कुछ आप सोचेंगे ना, या तो आप क्या करें, शिकार करें। शिकार किसका करें, मछलियों का। मछलियां तो बहुत सारी हैं वहां पर, आप मछलियों को किसी तरीके से जुगाड़ तुगाड़ से पकड़ें और पकड़ करके आप उसको खाएं। अब आप कहेंगे सर क्या कच्चा खाएं, फ्लैशी मीट खाएं, तो बिल्कुल खाना पड़ेगा, फ्लैशी ही खाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कुछ तो वहां पर है नहीं, तो जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा ना। तो आप मछलियों को खा करके कुछ दिनों तक, अब डेफिनेटली उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, कुछ दिनों तक और सर्वाइव कर सकते हैं, और कुछ क्या काफी समय तक वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये हैबिट पड़ गया मछलियों को खाने का। और मछलियों को खाने के लिए हैबिट नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका बॉडी रिक्वायर्ड करने लगेगा कि यार अब आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। फिर कभी कभी मन ये करेगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे डिस्कवरी चैनल वगैरह देखे करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई जाती हैं जो फंस जाते हैं, तो वो लोग ये बताते हैं, और वो क्या साइंटिस्ट, ये हमारा ब्रेन भी कहता है कि अगर आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलना, तो कितना भूखे नहार कंडा चबाना, आप कुछ भी ना खाते हो और आपको बड़ी तेज भूख लगी हो, तो आप कुछ भी खाने के लिए फिर प्रयासरत हो जाओगे, यार मिल जाए उस समय। जैसे कहते हैं ना, प्यास आप मिनरल वाटर वाला पीते हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, मिनरल वाटर पीते हैं आप, ठीक है। और मान लो किसी ऐसी बीहड़ जगह पे फंस गए, रेगिस्तान में, डिजर्ट में आप फंस गए,
तो जाहिर सी बात है आपको वहां पर पानी तो पानी रहा, पानी अगर बांस से भी अगर उसमें होगा ना, उसको काट करके आप पी लोगे। ठीक है, बम्बू प्लांट्स में जो उसकी अंदर जो स्पेस है वहां से भी अगर पानी कहीं से भी टप रहा है तो आप वो निकाल करके पानी पी लोगे, क्योंकि आपको रिकॉर्ड है। और इतना ही नहीं कि अगर वो भी ना मिले तो आप अपनी खुद की टॉयलेट भी पी जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको तो पीना है उस समय, फिर आप मिनरल नहीं रहे। ठीक है, फिर आप बिस्लेरी व्यक्ति नहीं रहे, आप बिस्लेरी ही पीते थे, आप घर का भी पानी नहीं पीते थे। और ऐसी जगह फंस जाओ जहां पर आपको कुछ ना मिले, ना बिस्लेरी मिले, ना नल मिले, तो फिर क्या होगा? जो अपने पास खुद का नल है उसी से ही वाटर को क्या करना होता है बेटा? पीना पड़ता है। समझ रहे हो? तो डिजर्ट मतलब कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। तो मान लो कि इनके पास में भी कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए जिससे ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ना करे, तो फिर ये क्या तुमको छोड़ देंगे? ये भी तुम्हारी मित्रता को कब ये शत्रुता में बदल देंगे पता नहीं चलेगा। खैर, अगले के 5% जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कराते हैं, जिसके आधार पर इन्हें टू क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। आप कहेंगे सर पहला वाला तो हम लोग देख लिए ऑटोट्रॉफिक हो गया, दूसरा वाला हेटेरोट्रॉफिक हो गया। अब ऑटोट्रॉफिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिए हैं। कौन कौन? तो पहला जो यहाँ पर पार्ट या क्लास है वो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, क्लासिफाइड किया जाता है जिन्हें क्रमशः नंबर 1 पहला है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश पोषित बैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, और दूसरा है रसायन संश्लेषित जीवाणु, दैट मीन्स कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां पर फोटोसिंथेटिक, फोटो का तो कहने का यहां पर शब्द आ रहा है लाइट से। ठीक है, तो लाइट कौन सी वाली? अरे यार सनलाइट की बात हो रही है यहां पर, आपके घर में जो लाइट जल रही वो वाली नहीं, सनलाइट से। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करा रहे हैं, किसका? न्यूट्रिशन का, अपने फूड का। ठीक है, सिंथेसिस कराते हैं बिल्कुल सिमिलर किसके? प्लांट्स के सिमिलर, प्लांट के जैसे, उनको हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंतर्गत इंक्लूड करते रखते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने क्यों? तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपको पता है सॉइल के अंदर या कुछ अंधेरी जगहों पर जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर यदि कोई बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो उसने, मैंने कहा ना, अपने जीने के लिए कुछ भी करेंगे। क्रिटिकल कंडीशन मान लो ये सॉइल के अंदर है, अब सॉइल के अंदर तो लाइट जा नहीं रही, अब बाहर ये निकल के आएंगे नहीं कि हाँ हम धूप में जा रहे हैं, खाना खाते हैं बाद में आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं, वहीं पर जो केमिकल पाया जा रहा है आसपास, वहां पर जो इसके केमिकल नेचर में कुछ गैसेज हैं या मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो भी है, उससे क्या करता है, अपने फूड को ऑब्टेन कर लेता है, उसको तोड़ करके केमिकली नेचर से। दैट मींस बैक्टीरिया के बॉडी के, मतलब इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या होगा, कुछ केमिकल नेचर में रिएक्शंस होंगी और उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके ये अपने एनर्जी को क्या कर लेता है, बना लेता है, हम ये कह सकते हैं। तो उस आधार पर ये किस नेचर का हो गया? रसायन नेचर का हो गया ना, केमिकली हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फिलहाल इसमें पहली हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसके अंतर्गत लिखें। तो पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फर्स्ट हेडिंग छोटी सी, इसमें लिखें इस प्रकार के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दैट मीन्स जीवाणु, जो सपोसी जीवाणु है उनकी बात हो रही है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक लिख लो, फोटोसिंथेटिक मेथड द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेटिक मेथड द्वारा अपने न्यूट्रिशन को स्वयं प्राप्त करते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं प्राप्त कर लेते हैं।
इस प्रकार के बैक्टीरिया में, यानी जो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बने, उनके अंदर कुछ खास बात है। क्या? इस प्रकार के बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियो BACTERO, बैक्टीरियोक्लोरोफिल CHLOROPHYLL, बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहते हैं। आपको पता है जो क्लोरोफिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था 11th में, तो वहां पर क्लोरोफिल कई प्रकार के बताए गए थे, लाइक, तो उसमें कुछ ऐसे भी क्लोरोफिल आप लोगों ने पढ़े होंगे जिसमें कहते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल A, बैक्टीरियोक्लोरोफिल B, ठीक है। तो इस तरीके की क्लोरोफिल की वहां पर बात की गई थी। तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहने का मतलब बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल, ये दो टाइप का होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल A और बैक्टीरियोक्लोरोफिल B, ठीक है। तो सेल ऑब्टेंट करने के लिए स्पेशल टाइप का पिगमेंट पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी सहायता से यह बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके फूड, दैट मीन्स भोजन का निर्माण कर लेते हैं, भोजन का निर्माण कर लेते हैं। नई लाइन से लिखे हैं, नई लाइन से लिखे हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, ये बात याद रखना, बैक्टीरियल सेल के अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वाटर, जल का उपयोग नहीं होता है, जल का उपयोग नहीं होता है। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया, या हम ये कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है, उसके लिए किस किस की चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको मालूम है क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आनी चाहिए, सॉइल से रूट के द्वारा प्लांट्स के अंदर, प्लांट की लीफ की सेल में क्या जाना चाहिए? वाटर जाना चाहिए। तो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ गया, और यहां पर वाटर जो है वो सॉइल से कहां जा रहा है? लीफ के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। इसके साथ साथ यहां पर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना। ये पिगमेंट भी पत्तियों में पाया जाता है जिसके कारण लीफ ग्रीन होती है, हरी होती है। अब जो पिगमेंट होता है ये एक्टिव तब होता है जब इसको सनलाइट मिलती है, तो यहां पर सनलाइट भी होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने चार चीजें बताई आपको, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, राइट, वाटर यहां पर रिक्वायरमेंट है, जल आवश्यक है, देन इसके बाद में एक पिगमेंट है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कर रहे हैं, वो भी यहां पर पाया जाता है, और सनलाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? सनलाइट के कारण क्या होगा? ये जो आपका थर्ड नंबर पे पिगमेंट है ये एक्टिव होगा। ये जब एक्टिव होगा, पिगमेंट एक्टिव होते ही यहां पर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको जोड़ करके C6H12O6 का फॉर्मेशन करा दिया जाता है, ठीक है। यहां पर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। यहां पर एक प्रोसेस हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया जाता है, राइट। ये तो हो गई फोटोसिंथेसिस की क्रिया। तो यहां पर भी बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस पाया जा रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस यहां पर तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर जल की आवश्यकता नहीं है। जब सर इसको जल की आवश्यकता नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो जल के स्थान पर यहां पर एक दूसरा कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, ठीक है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए
तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो सल्फर धारक होंगे, यानी सल्फर बैक्टीरिया कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के दौरान सल्फर जो होता है वो बाहर निकलता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जल क्या किया जाता है, वहां पर तोड़ा जाता है, और जल के तोड़ने पर क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो यहां पर दो प्रकार की फोटोसिंथेसिस हम देख सकते हैं, यहां पर नहीं बल्कि हम इस नेचर में दो प्रकार की फोटोसिंथेसिस, और भी फोटोसिंथेसिस होता है आगे, केमिकल हाइड्रोजन सल्फाइड ही नहीं होता, कुछ और भी चीजें यहां पर इन्वॉल्व की जाती हैं। जो स्पेशली सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, यही क्या करते हैं, जो भी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो पर्पल और सल्फर बैक्टीरिया जो होता है ये वाटर के ही प्रेजेंस में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इस बात को याद रखिएगा। खैर, तो मैंने आपको बता दिया क्या दो प्रकार के, एक तो वो जो जल की उपस्थिति में है, दूसरा वो जल की उपस्थिति में ना होकर के हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में हो। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुआ होगा इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो बाद में बने हैं, बैक्टीरिया पहले बने हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा क्या होता था, फोटोसिंथेसिस होता था, जिसके कारण नेचर में क्या हुआ होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई गई होगी, सल्फर गैस पाई जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन कब हुआ, ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन तब हुआ, या ऑक्सीजन तब ऑब्टेन्ड हुआ इस पृथ्वी पर जब ग्रीन प्लांट्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हम ये कह सकते हैं, राइट। खैर, ग्रीन प्लांट्स के डेवलपमेंट से पहले ही मैंने बता दिया कि जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया थे ये भी ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं, लास्ट में एट द प्रोडक्ट हम ये कह सकते हैं बाहर की ओर रिलीज करते थे, ठीक है, ऑक्सीजन को। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में ना निकल करके यहाँ पर NaHSO4 का फॉर्मेशन होता था, ठीक है, सोडियम सल्फाइड का। खैर, तो मैंने क्या बताया, वाटर का उपयोग नहीं होता है या नहीं किया जाता है, जिसके स्थान पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसके स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग किया जाता है, तथा इस क्रिया में इस प्रकार की फोटोसिंथेसिस में, तथा इस क्रिया में जल के स्थान पर या ऑक्सीजन के स्थान पर, इस क्रिया में ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर, ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर गैस रिलीज होती है, सल्फर गैस रिलीज्ड होती है। इसमें मुख्य रूप से अब बात आ रही कि सल्फर गैस को रिलीज करने वाले मुख्य रूप से कौन से बैक्टीरिया हैं, तो लिख लें, इसमें मुख्य रूप से क्लोरोबियम, इसमें मुख्य रूप से क्लोरोबियम, कॉमा क्लोरोस्यूडोमोनास, पी यहां पर साइलेंट रहेगा, क्लोरोस्यूडोमोनास, आदि बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के रूप में, आदि बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया की, दैट मीन्स प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट यहां पर देखेंगे कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। भाई रसायन संश्लेषी भी तो बैक्टीरिया की बात हुई है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके अंदर किस तरीके से संश्लेषण होता है और
क्या इनमें प्रोसेस होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, उसको लिख लीजिए। तो फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इसके अंदर आएंगे और 12 जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर एंट्री करेगा, ठीक है। और इनमें लाइट की आवश्यकता होगी, किसकी, सनलाइट। और सनलाइट के साथ साथ इनमें एक पिगमेंट पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो क्लोरोफिल यहां पर होगा, जिसके उपरांत क्या बन जाएगा, आपको मालूम है ग्लूकोज पार्टिकल बनेगा C6H12O6। कितने अणु बनेंगे सर, एक अणु बनेगा। फिर यहां पर इसके साथ साथ जल रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है H2O, ठीक है, वाटर भी यहां पर रिलीज होगा। कितने मॉलिक्यूल रिलीज होंगे सर, 6 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। मैं इसलिए लिखे दे रहा हूं क्योंकि रिएक्शन बैलेंस रहे, ठीक है। 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और इसके साथ साथ यहां पर जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं वो 12 सल्फर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। तो ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु, सनलाइट की उपस्थिति होगी, पिगमेंट पहले से मौजूद है बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देख रहे हैं, जिसके उपरांत एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और 12 सल्फाइड के अणु, यहां पर सल्फाइड के अणु गैसेस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, तो यहां पर हम लोग एक और थोड़ा सा पॉइंट छूट गया, उसको देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या छूट गया, जैसे कि यहां पर जो बैक्टीरिया है वो किस क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग, भाई क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़े से चेंज होते हैं। अगर हम लोग क्लोरोफिल की प्रेजेंस की बात करें, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की बात करें, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो किस तरीके का क्लोरोफिल होगा बैक्टीरिया के अंदर, उनकी बात करी जा रही है। तो यहां पर जो एक हम ये कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उनको भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 क्लासेस में, ठीक है, या 3 तरीके का हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह सकते हैं। इसको मैं अलग से इसलिए बता दे रहा हूं, इसके बाद में हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखेंगे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसको समझ लीजिए। हालांकि जो थ्योरी आपकी लिखी है वो इंपॉर्टेंट है, बस उतना पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के आधार पर अगर हम इन बैक्टीरियाज को, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को देखें तो इनको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, जिनके अंदर जो क्लोरोफिल होगा, ये इस तरीके से बना लीजिएगा, जिनके अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो क्लोरोबियम क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है। कि यहां पर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के आधार पर हम इसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है, जो क्लोरोफिल पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो क्लोरोबियम क्लोरोफिल है इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ा जाएगा। और यहां पर जो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हैं, यहां पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोबियम और क्लोरोसीडोमोनास, क्लोरोबियम और क्लोरोसीडोमोनास, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, क्लोरोसीडोमोनास, इसी के आगे लिखिएगा, राइट। तो ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया आपके कहां हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में आते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बाद में एक और यहां पर बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो जो यहां पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, इस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, तो यहां पर जो क्लोरोफिल बेटा पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल ए
और क्लोरोफिल बी, ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो दो तरीके के क्लोरोफिल क्या होते हैं, इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहां पर जो बैक्टीरिया आपके आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डेफिनेटली ये बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने सल्फर को लेते हैं। सल्फर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर यूज होता है, लेकिन जो सल्फर यहाँ पर यूज होगा वो कुछ अलग फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपका रखा गया है क्रोमेटियम। एक बैक्टीरिया यहाँ पर आपका रखा गया है क्रोमेटियम, ठीक है, जिनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। एज वेल एज यहाँ पर एक और बैक्टीरिया रखा गया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं थायोकैप्सा, ठीक है, और भी यहाँ पर है आदि। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। एक और बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। दैट मीन्स ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सल्फर ग्रीन कलर का नहीं होगा। दैट मीन्स ये गंधक विहीन बैगनी जीवाणु होते हैं, गंधक विहीन बैगनी जीवाणु। दैट मीन्स नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया हम बोलेंगे, नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, गंधक विहीन बैगनी बैक्टीरिया इसको हिंदी में कहते हैं। और इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल के रूप में रहता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल के रूप में क्या होता है बेटा, यहां पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया है इसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और यहां पर जो एग्जांपल दिया गया है वो है रोडोबैक्टर स्फेरॉइड्स। तो रोडोबैक्टर स्फेरॉइड्स के अंदर जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फटाफट। तो यहां पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सेकंड हेडिंग पड़ेगी। इसके अंतर्गत लिखें कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, फटाफट लिख लीजिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से रिलीज्ड एनर्जी से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ध्यान से लिख लें, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी जीवाणु, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से प्राप्त एनर्जी की, दैट मीन्स यहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको तोड़ा जा रहा है, उनको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, और उनके ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है, एनर्जी ले रही है बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से प्राप्त एनर्जी की
इस मेथड को या इस विधि को कीमोसिंथेसिस कहते हैं। कीमोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहां पर कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया कौन कौन है? तो फॉर एग्जांपल में लिख लीजिए यहां पर सल्फर बैक्टीरिया। सर सल्फर बैक्टीरिया भी कीमोसिंथेसिस रिएक्शन करता है? हाँ यार कर सकता है। तो सल्फर बैक्टीरिया जो यहां पर होगा वो कीमोसिंथेसिस क्या होता है? रिएक्शन करता है। सल्फर बैक्टीरिया कॉमा आयरन बैक्टीरिया। अब यहां पर एक और बात लिख लो, सल्फर बैक्टीरिया के ब्रैकेट में इसकी स्पीसीज के बारे में लिख लो, ठीक है। तो यहां पर जो एग्जांपल है वो मैंने कौन कौन से बताए। पहला जो एग्जांपल यहां पर है वो है सल्फर बैक्टीरिया। कहां पर? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो सल्फर बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होंगे ये सल्फर युक्त जो कंपाउंड्स होंगे उनको ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं? अपने एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर जो एग्जांपल आपका है वो है सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें आपको याद रखना है बेजिटोवा। तो बेजिटोवा जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? जो सल्फर युक्त हम ये कह सकते हैं कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनसे ये क्या करते हैं? अपने फूड मटेरियल को या तोड़ करके ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर यहां पर है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया क्या करता है? आयरन युक्त या आयरन से क्या करता है? जो एफिडाई पॉजिटिव होता है, आयरन जो होता है उससे क्या करता है? ये अपने एनर्जी को प्रोवाइड कर लेता है। तो आयरन बैक्टीरिया में कौन कौन से यहां पर आपको याद रखना है? फेरोबैसिलस, ठीक है। और एक और याद रख लीजिएगा लेप्टोथेरिक्स। तो फेरोबैसिलस और लेप्टोथेरिक्स ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आयरन बैक्टीरिया में आते हैं और भी यहां पर हैं, ठीक है। फिर यहां पर थर्ड है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं ये हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड जो होते हैं उनसे अपने एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर एक है स्यूडोमोनास, जो आपको याद रखना है स्यूडोमोनास सैक्रोफिला। तो स्यूडोमोनास सैक्रोफिला ये एक हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है। और यहां पर है स्यूडोमोनास फैसिलिस, तो ये भी एक हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, राइट, जो कि हाइड्रोजन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके अपने हम ये कह सकते हैं एनर्जी को प्रोवाइड कर लेते हैं। और तीसरा यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे अपने एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर आपको दो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट जिनको याद रखना है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में, राइट। पहला तो यहां पर है नाइट्रोसोमोनास, दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है ये स्पेशली क्या करता है? ये अमोनिया को, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है? अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके अमोनिया को चेंज कर देता है किसमें? नाइट्रेट में। तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके ये क्या करता है? इसको चेंज कर देगा नाइट्रेट में। अब जो नाइट्रेट यहां पर नाइट्रोसोमोनास के द्वारा चेंज हुआ है, ठीक है। और एक खास बात, नाइट्रोसोमोनास इस अमोनिया को जब ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट में चेंज करता है तो एनर्जी भी निकलती है। तो इसने अमोनिया को चेंज किया, नाइट्रेट में एनर्जी ले लिया। फिर इसी का छोटा भाई है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो नाइट्रोसोमोनास ने अमोनिया को तोड़ा, बड़े भाई ने क्या किया? बड़े कंपाउंड्स को तोड़ करके नाइट्रेट में चेंज कर दिया और एनर्जी प्राप्त कर ली। अब जो नाइट्रेट बचा उसको नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा? नाइट्रोबैक्टर इसका छोटा भाई क्या करेगा? चेंज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्राइट में। तो नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज करके क्या प्राप्त कर लेगा? एनर्जी प्राप्त कर लेगा। तो ये जो डिपेंड होता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, ये नाइट्रोसोमोनास पर ही डिपेंड होता है। जब तक नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को चेंज करके नाइट्रेट में परिवर्तित नहीं करेगा तब तक नाइट्रेट को अमोनिया को नाइट्रोबैक्टर चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नाइट्रेट जो यहां पर बनता है उसको ये नाइट्राइट में चेंज कर देता है, नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है और एनर्जी को क्या कर देता है? ऑब्टेन कर लेता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी यहाँ पर सेकंड, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेकंड हेडिंग कौन सी पड़ेगी हमारी? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इस हेडिंग के अंतर्गत लिखे हैं अधिकांश बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन अदर सोर्सेस के, यानी कि जो अन्य सोर्सेज हैं, अधिकांश बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन अदर सोर्सेस के द्वारा प्राप्त करते हैं जिन्हें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, परपोषित जीवाणु
परपोषित जीवाणु हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया परपोषित जीवाणु कहते हैं। इस प्रकार का बैक्टीरिया या इस प्रकार के बैक्टीरिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इस प्रकार के बैक्टीरिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग यहां पर पड़ेगी सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी जीवाणु। तो पहला जो यहां पर हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी मृतोपजीवी जीवाणु। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सेप्रो SAPRO सेप्रोफिटिक PHYTIC सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, मृतोपजीवी जीवाणु। अब जैसा कि नाम से बच्चों पता चल रहा है, मृतोपजीवी जीवाणु कहने का अर्थ ही यहां पर समझ में आ रहा है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो मृतोप मरे हुए, मृत डेड डिकेइंग जीवी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऐसे जीव थे जो पहले लिविंग थे, बाद में क्या होते हैं, प्रत्येक जीव डेथ करता है, मरता है। तो जो जीव मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनके मरे हुए सब से ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने भोजन को, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो लिख लें इसमें सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया में इस प्रकार का बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक, इस प्रकार का बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के, यानी कि जो मरे हुए ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, ठीक, कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके डिकम्पोज द्वारा या उनके डिकम्पोजिशन द्वारा, उनके डिकम्पोजिशन द्वारा अपने न्यूट्रिशन को, अपने पोषण को ऑब्टेन करता है, प्राप्त करते हैं या करता है। तो बात यहां पर कही गई है कि जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमारा जो बॉडी बना हुआ है, हम सभी जानते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है। ऑर्गेनिक मटेरियल कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर वाटर भी है, प्रोटीन भी है, DNA भी है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं एसिड भी पाया जा रहा है और बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जा रहे हैं। तो ये सभी के सभी केमिस्ट्री के फॉर्म में रखे गए हैं। आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जो केमिस्ट्री के अंतर्गत एटम, अणु, परमाणु, जो कुछ भी आता है, ये सब जब मिल जाते हैं तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। और बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हमारे बॉडी को बनाने में सहायक होते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जब डेथ होती है तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो कहलाएगा, ऑर्गेनिक ही तो होते हैं भाई। इनके बॉडी ऑर्गेनिक होता है, कार्बनिक प्रकार का होता है। तो इनके बॉडी में जो भी पाया जाता है, जो भी पदार्थ पाया जाता है, वो ऑर्गेनिक होता है। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये क्या कर चुका है, डेड कर चुका है। इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स इसको जब ये बैक्टीरिया सड़ाएगा, गलाएगा, तो उस सड़ाने और गलाने के प्रोसेस में जो फूड है उसको ये क्या करेगा, ऑब्टेन कर लेगा, न्यूट्रिशन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नैन से लिखें, यह बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आदि के अन्य के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल ऑर्गेनिक कार्बनिक मटेरियल यानी पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल
यानी सरल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, सरल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं। यानी कि ये क्या कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को किस में चेंज कर दे रहा है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर रहा है। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं। इस प्रक्रिया में, यानी कि जो प्रक्रिया हो रही है इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी, इस प्रक्रिया में रिलीज होने वाली एनर्जी बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के रूप में, रिलीज होने वाली एनर्जी को बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के रूप में प्राप्त करता है। रिलीज होने वाली एनर्जी को बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के रूप में क्या करता है बेटा, प्राप्त करता है। तथा यह क्रिया फर्मेंटेशन, दैट मीन्स किण्वन, फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की बात नहीं हो रही यहां पर, फर्मेंटेशन की बात हो रही है। किण्वन इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन के द्वारा, यह क्रिया फर्मेंटेशन के द्वारा होती है। और यहां पर एक एग्जांपल लिख लीजिए बैक्टीरिया का, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये फर्मेंटेशन की एक्टिविटी को कराने में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस जीनस है, इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं लैक्टोबैसिलस की। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये क्या कर रहा है, ये फर्मेंटेशन की क्रिया, या हम कह सकते हैं मृतोपजीवी जो जीवाणु होते हैं या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उसको शो करता है। कौन, लैक्टोबैसिलस। अब इसके बाद में एक और न्यूट्रिशन का टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परजीवी जीवाणु। दैट मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो पैरासिटिक फॉर्म में क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो सेकेंड हेडिंग डाल दीजिएगा परजीवी जीवाणु। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, पैरासिटिक बैक्टीरिया, परजीवी जीवाणु। और इसके अंतर्गत लिखें वह सभी बैक्टीरिया जो किसी लिविंग सेल या ऑर्गेनिज्म, वह सभी बैक्टीरिया जो किसी लिविंग कोशिका या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जो किसी लिविंग सेल या ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपने फूड को ऑब्टेन, दैट मीन्स प्राप्त करता है, उन्हें पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। उन्हें पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे लिखे, अधिकतर बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के आधार पर, यानी मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया हैं वो अपने न्यूट्रिशन के आधार पर, अधिकतर बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के आधार पर परजीवी जीवाणु, दैट मीन्स पैरासिटिक बैक्टीरिया, परजीवी जीवाणु दैट मीन्स पैरासिटिक बैक्टीरिया के रूप में क्लासिफाइड किए जाते हैं। क्लासिफाइड किए जाते हैं या वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अधिकतर जितने भी बैक्टीरिया बच्चों होते हैं
वो पैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अच्छा, परजीवी कहने का मतलब क्या है यहां पर समझिए। पर मतलब हो गया पराया और जीवी मतलब ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पराया है। और ये बैक्टीरिया जो होता है डेफिनेटली खुद का एक अपना ऑर्गेनिज्म है। ये एक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया क्या करेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पराये वाले ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहेगा या बॉडी के ऊपर रहेगा, वहां से फूड लेगा। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में भी अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में बड़े गंदे होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमको यूजफुल एक्टिविटीज को प्रोवाइड कराते हैं, वो कहते हैं, और बहुत कम होते हैं, रेयर केस में। अच्छे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये भी आपको पता है। तो अच्छे बैक्टीरिया भी बहुत कम है और गंदे लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो गंदे बैक्टीरिया भी बहुत सारे हैं। गंदे बैक्टीरिया यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपके बॉडी पे रहेंगे, आपका खाना खाएंगे, आपका पानी पिएंगे, आपका नमक खाएंगे और आपके साथ में नमक हलाली करेंगे। दैट मीन्स ये आपको रोग फैलाएंगे, ये आपको क्या फैला देंगे, रोग फैलाएंगे, आपको बीमार करेंगे। इवन आपकी डेथ भी हो सकती है इन बैक्टीरिया के कारण, अगर आपने सुचारू रूप से इलाज नहीं कराया। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मार देते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। 6 महीने में निपट जाओगे। अगर उसकी आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो 3-4 महीने में इन्फेक्शन होता है अच्छे से, 3-4 महीने में लपट जाता है आदमी, एकदम लंग्स खराब हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये काफी खतरनाक बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। चलो तो आगे लिख लिया, इसमें थोड़ा सा क्लासिफाइड किए जाते हैं। ऐसे लिखे, बहुत सारे पैरासिटिक बैक्टीरिया, यानी कि मैनी पैरासिटिक बैक्टीरिया पैथोजन होने के कारण, यानी रोगजनक, पैथोजन होने के कारण, रोगजनक होने के कारण यह अपने होस्ट, यानी कि जहां से ये खाना पीना खा रहा है, कौन, ये बैठा हुआ बैक्टीरिया, अरे वाह चश्मा लगाए हुए सर, हाँ ठीक है, ये बैक्टीरिया बैठा हुआ है, ये बैक्टीरिया घूम रहा है। और ये जो बैक्टीरिया है ये चश्मा लगाए हुए है ना, और चश्मे के साथ साथ मुस्कुरा रहा है, और मुंह में एक बेहतरीन सिगरेट भी है जो कि धुआं छोड़ रही है। अब ये विलन लग रहा है। अब ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अभी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इट इज ए पैरासाइट, ये क्या है, पैरासिटिक है। दैट मींस ये पैरासिटिक इन नेचर वाला है, पैरासिटिक इन नेचर बैक्टीरिया है। ये पैरासिटिक नेचर बैक्टीरिया जो होस्ट है, अब होस्ट कोई भी हो सकता है एनिमल फॉर्म में, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों ना हो, या अदरवाइज जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्यों ना हो, उनके बॉडी के अंदर ये रहेगा। और जिनकी बॉडी के अंदर रहता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट, पोषद। अब ये इसके अंदर रहेगा, खाएगा पिएगा, अब जाहिर सी बात ये विलन है और पैथोजेनस है, पैथोजेनिक है, दैट मींस रोग उत्पन्न करेगा। अब ये बहुत सारे रोगों को उत्पन्न कर सकता है, मेनी डिजीज कॉज कर सकता है, बहुत सारे रोग, लाइक टीबी, हैजा, मतलब कॉलरा, है ना, बहुत सारे डिजीजेस, मतलब इतने डिजीजेस जो अनगिनत हैं, हम ये कह सकते हैं। तो उन रोगों को ये बैक्टीरिया, अब क्या सर बहुत सारी डिजीजेस को उत्पन्न करने के लिए क्या एक ही बैक्टीरिया काफी होता है, अरे नहीं यार, बहुत सारी डिजीजेस जो यहाँ पर दी गई हैं वो बहुत सारी डिजीजेस बहुत सारे बैक्टीरिया कॉज करते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया कॉज करते हैं। एक बैक्टीरिया के एक स्पेसिफिक डिजीज कॉज करने का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मान लो ट्यूबरकुलोसिस वाला ये बैक्टीरिया है, तो ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया क्या करेगा, टीबी कॉज करेगा। मान लो लेप्रोसिस वाला बैक्टीरिया होता जो कोढ़ को उत्पन्न करता है बॉडी के अंदर, वो वाला बैक्टीरिया लेप्रोसिस जो है ना बॉडी के अंदर कॉज करता। तो होस्ट में रहकर के करेगा क्या, इस होस्ट से ये फूड खाएगा और बदले में कहेगा हम तुम्हें रोगी बनाएंगे, तुमसे खाना भी खाएंगे और तुम्हें रोगी भी बनाएंगे। तो क्या लिखा, बहुत सारे पैरासिटिक बैक्टीरिया पैथोजेंस होने के कारण अपने होस्ट में डिजीज भी कॉज करते हैं, रोग भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है इन बैक्टीरिया। यदि आ जाए तो आप पूरा जो मैंने थ्योरी लिखा हुई है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और चाप दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर है ज़ैंथोमोनास सिट्राई।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया यहाँ पर होगा वो कौन सा है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ज़ैंथोमोनास सिट्री या सिट्राई। तो जो ज़ैंथोमोनास सिट्राई है ये सिट्रिक एसिड, जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, तो नींबू में ये या खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, निर्मित करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। एक और लिख लीजिए कॉमा साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड होता है उसको एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये टाइफाइड को क्या करता है, कॉज करता है। एक और लिख लो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस है इसको कॉज करता है कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जो डिजीज यहां पर कॉज हो रही है वो ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें टीबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या कर रहा है, टीबी को कॉज कर रहा है। और जो तीनों बैक्टीरिया हैं ये सभी के सभी कैसे हैं, पैथोजेनिक हैं, पैथोजेनिक हैं, और एज वेल एज ये पैरासिटिक हैं, परजीवी हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह करके ही अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और बदले में उसको रोगी बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया बेटा, ये कंप्लीट क्या न्यूट्रिशन का जो टाइप है या न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है वो सब हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल।